नमस्कार दोस्तों, मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने जनहित के बारे में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था, एमसीक्यूज को डिस्कशन कर लिया था एमसीक्यूज का। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसके हम 29 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, साथ ही में इसी में हम कुछ पीवाईक्यू को भी डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो यूपीएसआई के एग्जाम में या फिर आप कह लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम वेब ऐप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये कंप्लीट पीडीएफ है, ई बुक है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और बाद में आपको इसी के साथ ही साथ में आपको 500 जो टॉप एमसीक्यूज होंगे उसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसलिए एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए, और इस पीडीएफ की लिंक पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीएसआई के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे? राइट आंसर क्या होगा? आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सत्यापित पहले करना है कि आप जो शक कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, ये जरूर चेक करिए, क्योंकि वो आपके सुपीरियर हैं। अगर आप उनके खिलाफ जाकर कार्यवाही करेंगे उन पर कोई सी भी, तो वो आपको ही नुकसान पैदा होगा उससे। तो आप पहले संदेह सही करेंगे कि संदेह जो है वो आपका सही है या नहीं, ये चीज आप सबसे पहले चेक करेंगे। एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या चाहिए? अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखना होगा, जिससे जितने भी स्थानीय उपद्रवी हैं वो कोई भी रैली में अव्यवस्था ना कर सकें। तो ये आपको नजर रखना होगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? तो किसमें करेगी? जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को के प्रति रवैया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि ताकि अल्पसंख्यकों का विकास हो सके, ये इसका राइट आंसर होगा। यूपीएसआई रैंकर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। अगला क्वेश्चन है, किसी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था। कानून एवं शांति व्यवस्था की विफलता का परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा? अराजकता, अनिश्चितता, भयपूर्ण वातावरण, ये सभी इसके परिणाम होंगे। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले विश्व में वही देश आर्थिक प्रगति कर सकता है जहां पर कानून एवं शांति व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन होता है। अगला क्वेश्चन है, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। कि देश में जितने भी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से जो भी खतरे होंगे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, तो इंटरनल सिक्योरिटी से जितने भी खतरों को निपटने की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। राज्य के गृह मंत्रालय की नहीं है, ना कि न्यायपालिका की। किसकी है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। और एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आपको बहुत ही जल्द पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। भारत की भौगोलिक दशाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था को जिम्मेदारी सामान्यता सौंपी है राज्य की पुलिस को। मैंने आपको बताया था कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है। लिस्ट यानी सूची के बारे में चर्चा की गई है। सूची कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट। कौन सी होती है? सेंट्रल लिस्ट। एक होती है स्टेट लिस्ट।
यानी राज्य सूची एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो इनसे संबंधित जो भी कानून है, जैसे सेंट्रल लिस्ट से संबंधित कौन कौन से कानून है, तो स्टेट लिस्ट से संबंधित कौन कौन से कानून है, और समवर्ती सूची से संबंधित कौन कौन से कानून है। अब जैसे यहाँ पर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस किस में रखा गया है, स्टेट लिस्ट में रखा गया है। किस में रखा गया, पुलिस व्यवस्था किस में रखी गई है, स्टेट लिस्ट में रखी गई है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार एवं अपराध। सामान्यतः कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई थी 1986 में। वर्ष 1986 में एक अधिनियम भी आया था जिसे डाक अधिनियम के नाम से जानते हैं। और डाक अधिनियम में देखिए क्या बताया गया था। डाक अधिनियम में आपको याद होगा, तो डाक अधिनियम में ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, तो इन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उस डाक अधिनियम को अपने पास रख लिया था। और वो एकमात्र ऐसा समय था जब पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। अगला है, भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था में बाधक प्रमुख कारक क्या है, तो नक्सलवाद एवं क्षेत्रवाद, उग्रवाद एवं क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद, ये सभी क्या है, शांति व्यवस्था में बाधक प्रमुख कारक हैं। नक्सलवाद कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए राज्य में तैनात किया गया है, किसे तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों को, सेना को, राज्य पुलिस बलों को, इन तीनों को तैनात किया जाता है नक्सलवाद से निपटने के लिए। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को किसी भी दबाव में ना मानकर खुली खुलकर पूर्ण ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ये भी सत्य बात है। थानों में भय का वातावरण पैदा ना किया जाए, ये भी होगा। और लोगों की समस्याएं तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों के कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर सुननी चाहिए व उनका निस्तारण करना चाहिए। उपरोक्त सभी कदम पूर्ण निष्ठा एवं निष्पक्षता से उठाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कार्य को दंगा करने का अपराध माना जाएगा। ऑप्शन ए, किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, तो ये सतर्क रहने चाहिए पुलिस बल उस समय। निम्नलिखित में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है, ये सभी मतलब बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और अनुसूचित, ये सभी शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। एनएसजी ये चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध होते हैं जब भी कोई खतरा आता है। निम्न में से आज के समय में बिगड़ती हुई अपराध स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को। सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे, तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे व उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। निम्नलिखित में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता के से किस तरह सहयोग ले सकती है, तो किस तरह सहयोग ले सकती है, प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, बच्चों के स्कूलों में जाकर शिक्षकों, बच्चों व प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर, खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो, इन सभी के समस्याओं से सहयोग ले सकती है, इन सभी चीजों से सहयोग ले सकती है। कानून व शांति व्यवस्था विषय है किसका, राज्य सूची का विषय है कानून एवं शांति व्यवस्था। लोक न्यूसेंस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कृत्य किसका है, कार्यपालिका संबंधी कृत्य है लोक न्यूसेंस की दशा में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का संबंध किससे है, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोक उपचार को दूर करना, दंगा पूर्व उपचार, इन सभी से संबंधित है। और आपको बता दें कि ये प्रक्रियाएं जो सीआरपीसी है ये सभी चेंज हो चुकी हैं, अभी आपके जो सिलेबस में है इन्हीं सबसे पूछा जाएगा,
क्योंकि चेंज अभी हुई हैं। तो फिलहाल में आप करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आप देख लेंगे वो सभी चीजें, जो धाराएं हैं, प्रमुख धाराएं जो चेंज हुई हैं, उनको करेंट अफेयर्स के टॉपिक में देख लेंगे। फिलहाल में आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि हमें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना होगा। और जो नई धाराएं अगर पूछी जा रही हैं, तो नई धाराओं से संबंधित आपको करेंट अफेयर्स के टॉपिक में देखने को मिल जाएंगी सारी चीजें। अपराधी व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, यदि उसके समक्ष संज्ञेय अपराध करता है। कोई भी अपराधी है, अगर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष कोई संज्ञेय अपराध करता है, तो उसको कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याएं हैं आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं। काला धन से क्या तात्पर्य है? बिना कर चुकाए रखी गई अघोषित संपत्ति। कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका अभी तक टैक्स नहीं दिया गया है, वो सभी काला धन के अंतर्गत आती हैं। और अगला टॉपिक है हमारा सांप्रदायिक सौहार्द। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल अगले लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने चर्चा की है कानून एवं शांति व्यवस्था। कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में चर्चा की, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? एग्जाम वेव ऐप पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहां से इसकी पीडीएफ आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों के लिए पीडीएफ है। वहीं पर आपको इसके थ्योरी के वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहां से आप ये डाउनलोड करेंगे वहीं से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें।